अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में आपको आना पड़ा? तो राजनीति एक ऐसा माध्यम है जी। जिसमें आप जनता की सेवा ज़्यादा कर पाते हैं। आज भी मैं कई बार गाजियाबाद की राजनीति में देखता हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं संगठन और प्रशासन के बीच अनबन रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, अनबन नहीं है। जी। देखिए क्या होता है ना, संगठन का काम, जनप्रतिनिधियों का काम ये रहता है कि जो कार्यकर्ता है या जो जनता है, जो वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, जी। उसका समाधान करें। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज आप देखिए कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित हैं कि हमको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक पहुंचानी है और जिसके लिए निरंतर काम हो रहा है। गाजियाबाद की तरफ सीमा, आज भी लोग इन्वेस्टर गाजियाबाद की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि व्यापार तो गाजियाबाद बड़ा जिला रहा है, गाजियाबाद से ही निकल के गौतम बुद्ध नगर बना है। विकास हो रहा है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि नोएडा के मुकाबले गाजियाबाद का विकास थोड़ा धीमा है। तो पॉइंट बताइए कि आप लोगों को पता था कि नितिन नवीन का नाम इस तरीके से निकल के आएगा? भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जी। जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। देखिए, वॉशिंग मशीन बोल दिया जाता है। कोई बाहर का आता है, अगर आपकी पार्टी ज्वाइन करता है और वॉशिंग मशीन में डाला और धुल गए उसके सब बाल। ये भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जी। और उस विचारधारा पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। और अगर कोई भी व्यक्ति हमारी विचारधारा से सहमत होता है तो उसका पार्टी में स्वागत है। कहीं आज के समय पे जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, वो आपकी सरकार में बहुत हैवी है। ये आपकी पार्टी के लोग अंदर कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा कहते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, जी। तब दिक्कत आती है। और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है या वो जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं और फिर उचित कार्रवाई की जाती है। विपक्ष इस समय इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो बस किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो क्या चुनाव आपको लगता है कि तय समय पे होंगे या उससे पहले हो सकते हैं? जी। चुनाव समय पे होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। क्या भाजपा में टिकट पाने के लिए लोकप्रियता ज़्यादा जरूरी है, राजनीतिक समीकरण? कोई भी राजनीतिक दल हो, जी। उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि चुनाव जीतना है। बिल्कुल। तो जो जिताऊ कैंडिडेट होता है जी। उसको हम लोग चुनाव में उतारते हैं। जी। अब जैसे मोदी जी के लिए एक शब्द में बताइए। लगता है बहुत ही परिपक्व और देश सेवा के लिए समर्पित। योगी जी के लिए एक शब्द? सनातन के लिए समर्पित, अच्छे कुशल प्रशासक। गाजियाबाद के लिए एक शब्द? एक शहर जो प्रगति की ओर अग्रसर है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत? कार्यकर्ता। 2027 में चुनाव आप किस तरफ देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से सरकार बनाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। आज का हमारा पॉडकास्ट ऐसे शुरू होने वाला है कि जो हमारे एनसीआर क्षेत्र से ही जुड़े हुए बीजेपी के एक दिग्गज नेता, बीजेपी की क्या कहूं कि इस समय पे वो समाज सेवी भी हैं और एक उद्योगपति भी हैं, तो मैं उनके बारे में पूरा विस्तार से बता रहा हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा, उद्योग और राजनीति चारों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक शिक्षक परिवार से निकलकर शिक्षा जगत में बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया, फिर देश की सर्वोच्च पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा तक का सफर तय किया है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद, शिक्षाविद, समाज सेवी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रभावशाली आवाज डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम शुरुआत ही करते हैं कि शुरुआत से, जैसे कि राजनीतिक सफर से लेके आपका शुरुआत में जीवन कैसा क्या रहा है। तो आप लोग जैसे एक शिक्षक परिवार से राज्यसभा मतलब तक आपका सफर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआत में आपके कैसे क्या था, मतलब मैं, क्योंकि लोगों को बहुत कम पता होता है। ये मीडिया यानी कि पॉडकास्ट एक ऐसा सेगमेंट बना हुआ है, इसकी जो वीडियोस होती हैं लोगों तक जाती है, आपकी आवाज़ लोगों तक जाएगी, कि आपका जो सफ़र है, शुरुआती सफ़र से थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरी जो शिक्षा हुई है जी। वो ग्रामीण अंचल में हुई है जी। और मेरा जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार है और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी जी। मेरे ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडफादर ने
जी प्रतिभाग किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा राजनीति में रुचि थी। जी लेकिन मैं ये समझता था कि जब तक आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हो, जी आप समाज में अपने आप को अच्छे से स्थापित नहीं कर पाएँ, जी तब तक राजनीति में सेवा कर पाना भी मुश्किल होता है। जी तो मैंने पहले अपना इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया जी 1985 में, जी और फिर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आया। जी फिर वहाँ से रिज़ाइन किया, मैंने एमबीए फाइनेंस किया, हम्म, एजुकेशन में पीएचडी किया, जी और एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शुरू किया, जी जिसमें 2005 में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ एचआरआईटी। जी 2006 में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट कोर्स मैंने शुरू किए। जी उसके बाद डीपीएस स्कूल शुरू किया। जी इस प्रकार से मेरा, पहले मैंने जब गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी तो अपनी यात्रा आगे बढ़ाई उस राजनीतिक क्षेत्र के अलावा, हम्म और उसी से मैं धीरे धीरे राजनीति में मैंने प्रवेश किया। हम्म 2014 में मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, हम्म और 2018 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का एमपी चुना गया। ओके, ठीक। डॉक्टर साहब, लोग आपके लिए ना, जैसे सांसद, शिक्षाविद, उद्योगपति, जैसे आपने पूरा बताया, सब जानते हैं ये चीज़, क्योंकि जी आपने कैसे शुरुआत करी, एजुकेशन क्या रही, आपने एजुकेशन के एक सफ़र के लिए एक शिक्षा से एक रोजगार की तरफ को, यानी कि शिक्षा आपने तो ली, एजुकेशन ली, जॉब में भी रहे आपने, ऑब्वियसली बीआरएस लिया, टाइम से पहले नौकरी छोड़ी, फिर आपने एक शिक्षा के प्रोग्राम के लिए ही एक व्यापार में क्रिएट किया, यानी कि लोगों को शिक्षा पहुंचाने के लिए एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला। इंस्टीट्यूट खोलने के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जो आप खुद एक इंजीनियर में पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। अचानक आप चुनाव भी लड़ते हैं, क्योंकि पहले आप लगातार खुद एक स्टूडेंट रहने के बाद जॉब में आते हैं, जॉब छोड़ने के बाद आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं, और उसके बाद अचानक राजनीति में मोड़ा जाता है, यानी और आप पार्टी से न लड़ के इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में आपको आना पड़ा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप पब्लिक एट लार्ज की सेवा करना चाहते हैं, जी तो राजनीति एक ऐसा माध्यम है जी जिसमें आप जनता की सेवा ज़्यादा कर पाते हैं। जी मैंने देखा, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में था, जी तो वहाँ लिमिटेड स्कोप है सेवा करने का। जी जी व्यापार या शिक्षा क्षेत्र में भी लिमिटेड स्कोप है। हम्म लेकिन जहाँ नीति निर्धारण हो, हम्म अगर वहाँ आपका हस्तक्षेप है, वहाँ आप अपने बेहतर पॉजिटिव सुझाव दे सकते हैं, तो मुझे लगता है जनता की सेवा ज़्यादा हो पाती है। और मुझे अपने 6 साल के कार्यकाल में बड़ा गर्व है, संतोष है कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा। आप देखें, ज़्यादातर राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, पूरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच जुड़ाव नहीं रह पाता है। मेरा कार्यकाल ऐसा रहा, डे 1 से जी मुझे सेवा का मौका मिला और जनता का भरपूर प्यार मिला। जी जो मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, आज 2 वर्ष से ऊपर हैं, जी लेकिन आज भी उस प्यार में कोई कमी नहीं है, जी और मैं जनता की सेवा उसी निष्ठा से, उसी भावना से आज भी कर पाता हूँ। जी। तो जो मेरा उद्देश्य था राजनीति में आने का, जी मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल रहा हूँ। जी। तो जैसा आपने बताया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि आपने एक व्यापार के साथ अचानक राजनीति में आते हैं, और राजनीति में आपने पूरी तरीके से बताया कि आपका समाज सेवा से जुड़ाव था, समाज सेवा करना चाहते थे, क्योंकि चीज़ें, लेकिन फिर एक कहीं ना कहीं सवाल, क्योंकि लोगों के ये क्वेश्चन जो है, कहीं ना जब ये वायरल होगा, जब लोगों तक पहुँचेगा, लोग तमाम तरीके के क्वेश्चन करते हैं। अभी सेगमेंट आपके क्वेश्चन का चालू होगा, लेकिन क्योंकि ना अभी मैं प्रारंभिक जीवन पे ही हूँ, प्रारंभिक जीवन में क्या रहता है कि आपने अचानक, आप इंडिपेंडेंट ही क्यों लड़े? आपने पार्टी किसी को ट्राई नहीं किया? जब आपको राजनीति में जाना है तो बहुत सारे, क्योंकि आप तो व्यापार से जुड़े हुए हैं, लोगों को तमाम तरीके का रोजगार, आपके पास इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यानी कि छात्र आते हैं, छात्रों के बहुत बड़ा एक, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पब्लिक के बीच में वैसे ही बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो अचानक आपको इंडिपेंडेंट क्यों जाना पड़ा? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, जी 2014 में जब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जी ये शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव था, जी और उस समय भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नहीं लड़ती थी, जी और मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी जो लगातार 48 साल, 48 वर्ष जी लगातार एमएलसी रहे, और उनके खिलाफ चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ना, जी और अपने आप को बहुत बेहतर, और मैं बहुत कम मार्जिन से चुनाव मैंने जी हारा था। तो वो एक अपने आप में एक ऐसा चुनाव था जिसको पूरा प्रदेश देख रहा था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के उस समय पर
सरकार थी। हाँ तो नहीं, हाँ नहीं, सरकार उस समय बहन जी की थी। जी। और उनका जो श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी थे, स्वर्गीय हैं। 2014 में जब आप चुनाव लड़े उस समय तो सपा सरकार रही होगी। यूपी में सपा, हाँ यूपी में शायद सपा सरकार थी। जी। और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। जी, मेरा जी। चुनाव फरवरी मार्च में हो गया। जी, जी। और माननीय मोदी जी जो चुनाव जीत के आए वो मई जून में आए। जी, जी। तो उस समय की स्थितियां ये थी, हर पार्टी में, चूँकि वो बहुत लंबे समय तक एमएलसी रहे, उनका अपना एक गुट था जी। जिसमें लगभग 10 एमएलसी रहते थे। तो हर जगह उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन मैंने अपने काम से, अपने स्वभाव से, जनता के बीच जो मैं रहा, शिक्षकों के बीच जो मैं रहा, जी, जी। उससे मैंने अपना एक सिद्ध किया कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। जी। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, जी। उसके बाद ही पार्टी को लगा, 6 साल बाद चुनाव हुआ 2020 में, तो पार्टी को लगा कि इस चुनाव को बीजेपी अपने सिंबल पे लड़े। और फिर 2020 में चुनाव सिंबल पे लड़ा गया। जो शिक्षक क्षेत्र था, चूँकि मैं उस समय राज्यसभा एमपी था, श्री चंद शर्मा जी प्रत्याशी हुए और मैं उनके चुनाव का संयोजक था, प्रभारी था। और हम लोगों ने शर्मा जी को हराया और मेरे मित्र, मेरे भाई श्री चंद जी चुनाव में विजयी हुए। जी। और 2018 में उसके बाद मैंने बताया ही है कि 2018 में मैं फिर पार्टी से चुनाव लड़ा। पार्टी ने अपना मुझे कैंडिडेट, तो मेरा इंडिपेंडेंट लड़ने का कोई मकसद नहीं था। जी। लेकिन चूंकि उस समय पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ाती ही नहीं, मतलब अपने सिंबल पे लड़ती नहीं थी। जी, जी। इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने बताया, क्योंकि आप लगातार थोड़ा सा और डीप में जाना चाहें, क्या लगातार आपकी जो एक सोच होती है, यानी विचारधारा जो होती है, क्या संघ से या मतलब प्रभावशाली, क्या मतलब बीजेपी की तरफ आपका रुख रहा है लगातार, या पार्टी के एक व्यापार के नाते, क्योंकि व्यापार ही सभी पार्टियों का होता है। अगर आप व्यापार कर रहे थे उस समय तो सभी पार्टियों, क्या विचारधारा आप किस तरीके, मतलब झुकाव था विचारधारा के लिए आपका? देखिए, बहुत ही अच्छा एक संयोग है कि जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े होते हैं, जी। जिनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, जी, जी। जो अपने सनातन धर्म से प्यार करते हैं, जी। वो ऑटोमेटिकली बीजेपी के निकट अपने आप को पाते हैं। जी। बाकी पार्टियों में धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोगों को वो प्रमोट करते हैं, जी। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाती हैं। और यही कारण है कि आज देश में अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस पार्टी में ही केवल ये संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े से पद पर बैठ सकता है। अन्यथा ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं, वहाँ किसी आम कार्यकर्ता के लिए कोई स्कोप नहीं है। वहाँ वो परिवार उनका चलता है, वही लोग उस पार्टी को चलाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आपने जो विचारधारा, देखा जाए शब्दों में सब कुछ कहा और ना चाह के भी पूरा जवाब भी नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि राजनीति में आप शुरुआत फैमिली, जैसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप राजनीतिक परिवार, जैसे आपने कहा कि विचारधारा से रहा, शुरुआती प्रारंभिक जीवन में एक होता है ना, मन में कोई भी होता है, एक स्टूडेंट होता है, कोई भी एक सोच लेता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। बचपन में सबसे बड़ी आपकी सीख क्या थी? क्योंकि ये क्या होता है ना, शुरुआत से लेके आदमी क्या होता है ना, जैसे विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया पे अपनी पूरी हिस्ट्री डालता है, यही के क्वेश्चन जो है कि भविष्य में लोग आपको मीडिया के इसी आर्टिकल से लोग आपके प्रति एक स्टोरी के लिए कोई भी जीवन का पूरा परिचय जो वो यहीं से निकल के जाएगा। क्योंकि अभी तक आर्टिकल हम लोग देख रहे थे, उस आर्टिकल्स में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी सीख आपकी क्या रही है? देखिए, मेरा एक बड़ा जीवन का सिद्धांत है जी। अगर आप बेहतर करेंगे, जी। सच्चे मन से करेंगे, जी। लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो ईश्वर उसको आपको प्रतिफल देता है और जो आपके लिए हमेशा बहुत बेहतर होता है। और मुझे लगता है जो मैंने सेवा की उसी का प्रतिफल मुझे मिला कि मैं देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंचा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और, जैसे फिर क्वेश्चन जो होंगे वो बीजेपी आपकी पार्टी से रिलेटेड होंगे। जीवन में सबसे कठिन समय कौन सा रहा? एक तो ये जो अच्छा समय तो सब चीज़ें चल रही हैं, सामने दिख रहा है कि आप एक कहाँ से शुरू हुए और एक राज्यसभा तक का सफ़र। राज्यसभा एक
मतलब देखा जाए संसद का सबसे बड़ा, यानी कि भारत की अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो संसद से बड़ा, उससे बड़ा कोई पद नहीं माना जाता है। उस एक पद आप शुरुआत करते हैं प्रारंभिक जीवन से और एक संसद तक सफ़र करते हैं, वो भी एक राज्यसभा चुने जाते हैं, ना कि चुनाव लड़के चुने जाते हैं। जाहिर सी बात है पार्टी ने कुछ ना कुछ आपके लिए, पार्टी के भरोसे में तो आप कायम उतरे होंगे, पार्टी ने आपकी कार्यशैली देखी होगी, पार्टी के लिए आपका कहीं ना कहीं फीडबैक ऐसा होगा कि ना चाह के भी आपने पार्टी के लिए काम किया होगा, तभी तो पार्टी ने आपको डायरेक्ट राज्यसभा भेजा। लेकिन जीवन का सबसे कठिन समय, जिस समय पे लगा हो कि सरकार की, विपक्ष की सरकार की, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सत्ता की बसपा रही हो, चाहे प्रदेश, अगर हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश में हम बात करें समाजवादी, कोई ऐसा समय जो आपके व्यापार को भी चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ रही हो कुछ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज बताइए जो लोगों तक मैसेज जाए। नहीं, देखिए, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना जी चाहता, जी लेकिन 2017 से पहले जी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी वो सब जानते हैं। प्रदेश के हर नागरिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रदेश में उसकी वजह से निवेश नहीं हुआ। तो वो एक ऐसा दौर था जब हम लोग चाहकर भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। जी किसी से बात करते थे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ कुछ शुरू करते हैं, जी तो लोगों का बड़ा नेगेटिव फीडबैक होता था। और मुझे लगता है उस समय जो मन को ठेस पहुँचती थी वो शायद मुझे लगता है हमारे लिए सबसे खराब पल होता था। चलिए खैर, क्योंकि आपने शुरुआत से ही एजुकेशन में रहे, एजुकेशन का व्यापार है, एजुकेशन में, बिजनेस में आपने इतना बड़ा संस्थान चला रही, पहले इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट से बढ़ते हुए आज यूनिवर्सिटी हो चुकी है और आप यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी आपकी है। व्यापार के समझ में जब 2014 यानी कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, उस समय के लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि उस समय के जो लॉ एंड ऑर्डर जो गाजियाबाद यानी कि एनसीआर के क्षेत्र में था, आज के समय पे कैसा है? आप क्या समय पे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए? देखिए, गाज़ियाबाद तो एक समय में ऐसा था जी कि यहाँ पे अपहरण, डकैती, इन सब के लिए गाज़ियाबाद जाना जाता था। जी आज माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार में गाज़ियाबाद को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जी ईस्टर्न पेरिफेरल जो है वो अधिकांश हिस्सा गाज़ियाबाद ज़िले में है। जी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा जो है जी वो गाज़ियाबाद जनपद में है। जी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के साथ जो हिंडन एयरपोर्ट बना है जी वो गाज़ियाबाद में है। और यूनिवर्सिटी 2-3 हो गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि आज बेहतर महसूस करते हैं गाज़ियाबाद में। न केवल गाज़ियाबाद के स्टूडेंट्स, बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था होने से व्यापार बढ़ा है, बाहर के छात्र यहाँ आकर पढ़ने लगे हैं और हर तरह से विन विन सिचुएशन है। बिजली की स्थिति देखें तो पहले क्या स्थिति थी सबको मालूम है। आज मुझे लगता है केवल अगर टेक्निकल फॉल्ट हो तो थोड़ी बहुत देर बिजली जाए तो जाए, नहीं तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। जी सड़कें बेहतर हुई हैं, जी लोगों का व्यापार बेहतर हुआ है जी और हर तरह से सिचुएशन बेहतर है। और मुझे लगता है कि वैसे तो काम करने का स्कोप हमेशा रहता है, लेकिन इस पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है और जनता उस काम को रिकॉग्नाइज भी करती है। जी, आपने सही सवाल दिया। लेकिन जैसे कभी कभी क्या देखते थे, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े चोरियां, डकैतियां, गोली मार देना, मर्डर, एनकाउंटर, ये सब चलते रहते थे। कहीं ना कहीं अपराधियों पे अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारें कहीं ना कहीं फेल हुई है। आज उत्तर प्रदेश एक फाइनेंशियल ग्रोथ का इंजन बन चुका है। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स अगर देखा जाए, विदेशी निवेशक हों चाहे राज्य के अलग निवेशक हों, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। उसका सबसे पहला जो रीजन जाता है वो योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर जाता है। सेकेंड इंफ्रा जाता है। इंफ्रा में जैसे आपने ईस्टर्न पेरिफेरल का बात किया, बड़ी बड़ी कंपनियों के उसके मतलब व्यापार के हिसाब से देखा जाए, कोई भी बड़ी कंपनी आती है सबसे पहले वहाँ की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था देखती है, तो ट्रैफिक और इलेक्ट्रिसिटी देखती है। तो आज के समय पे इंफ्रा के हिसाब से बहुत सारे एक्सप्रेस वे आपकी सरकार बना चुकी है और ऑलरेडी वो रनिंग कंडीशन में है। लेकिन आज के समय पे जैसे सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं, क्योंकि गाजियाबाद से आप राज्यसभा सांसद हैं, आप पहले से लगातार रहे राज्यसभा, ऑलरेडी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतुल गर्ग जी भी हैं, वहाँ के एमएलएज भी हैं जैसे नंद किशोर गुर्जर। आज भी मैं कई कई बार गाजियाबाद की राजनीति में देखता हूँ वहाँ पे कि कहीं ना कहीं संगठन और प्रशासन के बीच अनबन रहती है। आखिर कारण क्या है उसका? नहीं, ऐसा नहीं है, अनबन नहीं है। जी देखिए क्या होता है ना, संगठन का काम, जनप्रतिनिधियों का काम ये रहता है
कि जो कार्यकर्ता है या जो जनता है, जो वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसका समाधान करें। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उनका समाधान कराते हैं तो मुझको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं ठीक है, प्रशासन को लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ ग्रे एरिया है, तो उन्हीं बातों को लेके थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से कहा सुनी होती है, लेकिन अंततः जो चीज़ें ठीक हैं वो होती हैं और जस्टिस प्रिवेल करता है। और उसी का कारण है कि अल्टीमेटली गाज़ियाबाद में जो विकास है वो हो रहा है, लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हुई। चलिए, अच्छी बात है। आप बार बार जैसे आपने विकास की ओर मतलब जोर दिया, तो मैं विकास पे आता हूँ, इस क्वेश्चन से हटता हूँ। अगर हम दिल्ली की तरफ देखा जाए तो जैसे इंडिया यानी कि भारत को जब जानता है कोई विदेशी निवेशक, कोई जानता है, बाहर की कंपनियां कोई जानती हैं, तो वो सिर्फ दिल्ली को जानती हैं, वो भारत को ही दिल्ली समझती हैं। जब वो दिल्ली आती हैं, यानी कैपिटल है हमारा, दिल्ली लैंड करते हैं, कोई कंपनी की रिसर्च होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी एनालिसिस, जो रिसर्चर्स होते हैं कि हमें कहाँ व्यापार लगाना चाहिए, व्यापार का जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है हमारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे कोई भी राज्य, अन्य राज्य, जो गुजरात की रही हो, कोई भी महाराष्ट्र मॉडल की रही हो, आज यूपी का मॉडल को कोई भी चीज़ जैसे देखती है। लेकिन अगर कोई लैंड करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करता है तो एक रोड पड़ता है, जिसको सबसे बड़ा हाईवे जो पहले चलता था, जिसको बोलते हैं NH9 NH24, जो सीधे लखनऊ तक जाता है, क्योंकि राजधानी, एक राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक एक हाईवे बना हुआ है। उस रोड पे जब भी कोई गाड़ी आती है तो जो इन्वेस्टर्स होता है वो लेफ्ट ना जाके राइट को, नोएडा की तरफ को मुड़ जाता है, क्योंकि आप व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, आपने काम किया है, आप बीजेपी की राज्यसभा मेंबर है और आपने सदन को भी देखा है। मैं ये जानना चाहूंगा, आखिर वो निवेशक जो होता है एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद उस एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश की राजधानी जाने के लिए वो लेफ्ट ना मुड़ के राइट नोएडा की तरफ को क्यों मुड़ जाता है? ऐसा क्या है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है जी। और जो हमारा पुराना हाईवे था जी। आज उससे बेहतर हाईवे जो है जी। यमुना एक्सप्रेसवे और आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जी। तो जो पुराना हाईवे था उससे बेहतर एक्सप्रेस बन गया। जी। तो लोग इधर आने लगे। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है और नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है। इससे पीछे की मैं आपको बताता हूँ कि नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और यहाँ पे इंफ्रा पहले दिन से बेटर था। नोएडा का जो गठन हुआ था वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। जो बाकी टाउन्स हैं जैसे गाज़ियाबाद है, मेरठ है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, अपना कल्चर था, अपनी चीज़ें थी। जैसे गाज़ियाबाद तो एक छोटी सी तहसील था मेरठ ज़िले की, बाद में ज़िला बना, उसमें से भी गौतम बुद्ध नगर निकला। लेकिन गाज़ियाबाद ने अपना जो एक कल्चर है उसको सहेज के रखा और उसके बाद जो काम विकास के हुए, उद्योग लगे, यूनिवर्सिटीज़ बनी और सारे काम हुए, वो अपनी जगह रहे। लेकिन नोएडा चूँकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए था तो इसलिए यहाँ पे उद्योगपति ज़्यादा आए। गाज़ियाबाद में लैंड जो थी वो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट को थी खुद लेनी पड़ती थी, जबकि नोएडा ने इंडस्ट्रीज़ को आइए और अपना प्रोजेक्ट सबमिट करिए और इमीडिएट लैंड ले लीजिए। तो ये एक कारण रहा जिसमें नोएडा बेहतर हुआ। और जो भी टाउन्स बाद में बनते हैं, बेटर प्लान बनते हैं, वो भी एक कारण रहता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज आप देखिए कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित हैं कि हमको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक पहुंचानी है और जिसके लिए निरंतर काम हो रहा है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग हर ज़िले को आगे लाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है आप देखेंगे थोड़े दिनों में कि हर ज़िले की अपनी एक अलग पहचान होगी। नहीं, आपने क्वेश्चन तो सही है लेकिन बताया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे राजनीतिक, क्योंकि बीजेपी आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या कहूँ, आपके यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि नगर निगम भी आपका ही है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी आपकी हैं। नोएडा के अंदर नगर निगम तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गाज़ियाबाद के अंदर नगर निगम, जीडीए और पुराना है, डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुरानी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या
जनप्रतिनिधि जो शहर के, यानी कि बहुत सारी पब्लिक की समस्याएं रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रुप हाउसिंग हाई राइज सोसाइटी है गाजियाबाद के अंदर नहीं है, नोएडा के अंदर इंफ्रा नहीं है। नोएडा चलिए माना कि नोएडा एक औद्योगिक नगरी बसाने के लिए ही नोएडा का नाम ही न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो लैंड नोएडा से शुरू होके एक आगरा तक नोएडा पहुंचने वाला है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि नोएडा का ही इंफ्रा जब वो यमुना में डेवलप कर दिया जाए, ग्रेटर नोएडा में है तो पार्ट नोएडा का ही ना, नोएडा से शुरू होता है वो, उसको बनाते हुए एक्सटेंशन से एक्सटेंशन यानी कि न्यू नोएडा डेवलप जो बुलंदशहर तक पहुंचने वाला है। लेकिन वही क्षेत्र, वही सीमा, वही बॉर्डर लाइन, वही यूपी गेट, गाजियाबाद की तरफ सीमा, आज भी लोग इन्वेस्टर गाजियाबाद की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि व्यापार तो गाजियाबाद बड़ा जिला रहा है, गाजियाबाद से ही निकल के गौतम बुद्ध नगर बना है। लेकिन आज भी पार्ट चलिए न्यू नोक, ऐसा कैसे हो सकता है कि लैंड जमीन तो सब बराबर है। एक्सप्रेस वे आपने कह दिया कि यमुना एक्सप्रेस वे है, इधर इनका रोड अच्छा है, अब गंगा एक्सप्रेस वे, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे और ये सब तो बाद में बने हैं ना, पहले तो NH-24 था, NH-9 जो अब है, रास्ते तो सब वही हैं। मैं सिर्फ इतना, क्या आने वाले समय में इस तरीके की पॉलिसियों का आपके लिए सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये आने वाले समय में लोगों के सवाल है कि जो वहां के कुछ लोग हैं हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, हम तक भेजते हैं ये बात, और ये मुद्दा हम उठाना पड़ रहा है क्योंकि आप वहां के जनप्रतिनिधि भी और व्यापारी भी हैं। तो इस चीज को लेके कभी आपने संसद में या किसी चीज में या बोर्ड पॉलिसी में या क्या मंडलायुक्त की मतलब थ्रू या शासन तक ये बात पहुंची कि उत्तर प्रदेश का जो विकास यानी कि जो इंफ्रा सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स आता है वो नोएडा की तरफ जा रहा है, गाजियाबाद की तरफ नहीं जा रहा है? इस चीज पे कभी विचार किया? इस चीज को क्या इंफ्रा या नया एडवर्टीजमेंट के बारे में, पॉलिसी के बारे में सोचा गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ जी। गाज़ियाबाद का जो एरिया है, वहाँ आज 1 इंच भी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। और जो गाज़ियाबाद का साहिबाबाद इंडस्ट्रियल साइट 4 है, वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल वो था एरिया जो UPSIDC द्वारा डेवलप किया गया। बहुत सारे बड़ी फैक्ट्रीज़ गाज़ियाबाद में रही हैं, उनकी एंसिलरी रही हैं और विकास हो रहा है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि नोएडा के मुकाबले गाज़ियाबाद का विकास थोड़ा धीमा है। और मैंने जैसे कहा कि गाज़ियाबाद में एक अपना कल्चर है, वहाँ पे लोगों का लैंड देने में भी रेजिस्टेंस रहता है। नोएडा में लैंड एक्वायर करने में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी शुरू में रही वो बहुत बेहतर रही। लेकिन गाज़ियाबाद का विकास हो रहा है और आज बहुत सारे इन्वेस्टर गाज़ियाबाद में भी आ रहे हैं और गाज़ियाबाद में भी उद्योग लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा, वो हो तो रहा है, लेकिन नोएडा के मुकाबले मुझे लगता है थोड़ा कम है। इस बात से मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपने बात कही इस बात की, ठीक है कि सहमत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब राजनीतिक यानी कि मैं गाज़ियाबाद और नोएडा से हट जाता हूँ क्योंकि आप गाज़ियाबाद के थे, गाज़ियाबाद के लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक आपके थ्रू आपकी पार्टी को, आपके संगठन को, आपके इंफ्रा को, आपकी गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता था क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट इस तरीके का कटेगा और लोगों को पहुंच जाएगा जिनको ये क्वेश्चन था कि हमने आपका सवाल रखा नहीं। चलिए, तो जैसे आज के समय पे गाज़ियाबाद से लेके, क्योंकि आप राज्यसभा MP हैं, राज्यसभा MP रहे हैं, तो आपका जो क्षेत्र है वो गाज़ियाबाद तक सीमित नहीं रहता है। पार्टी के अंदर जैसे मैंने कुछ समय पहले राष्ट्रीय महासचिव यानी अरुण सिंह जी का और दुष्यंत गौतम जी दोनों का मतलब इंटरव्यू हुआ था, काफ़ी सारी उनसे भी चर्चाएं हुई थी। आजकल ना क्योंकि चुनाव नज़दीक है 2027 का, ठीक है, 2027 का चुनाव नज़दीक है, पहले तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे ही संशय कर देती है, अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए घोषणा, जो अपने नड्डा जी हैं वो कार्य मतलब लगातार रहते हैं, उनका टाइम ऑफ एक्सटेंशन, पार्टी लगातार नाम चला रही है, मीडिया में नाम चल रहा है, गॉसिप चल रही है कि ये बनने वाला। अचानक एक ऐसा नाम निकल के आया, नितिन नवीन, जो अगर देखा जाए तो उनकी उम्र के हिसाब से उनके जो महामंत्री हैं वो काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, काफ़ी सारा अनुभव है। अगर पार्टी की लाइन, थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए क्योंकि आप भी राजनीति में अनुभव रखते हैं, इतने समय हो गया कि अचानक ऐसा क्या पार्टी में ऐसी कोई पॉलिसी है कि एक पार्टी का सबसे बड़ा बॉस, यानी कि ये तो अपने मोदी जी के शब्द हैं कि आज से हमारे बॉस जो होंगे नितिन नवीन होंगे, उनसे अनुभवी, उनसे ज़्यादा उम्र दराज लोग राष्ट्रीय महामंत्री हैं यानी कि राष्ट्रीय महासचिव है। ऐसा क्या हुआ? और उनके नाम की कहीं से कहीं तक नितिन नवीन के नाम की चर्चा भी नहीं थी कभी इस तरफ इन चीज़ों की, क्योंकि आप लोग अपने सांसदों के बीच, आप अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच ऐसा कोई चर्चा, ऐसा कोई पॉइंट बताइए कि आप लोगों को पता था कि नितिन नवीन का नाम इस तरीके से निकल के आएगा। देखिए, आपके जो
प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी। मैंने पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जी। जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। आदरणीय नितिन नवीन जी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, और अगर आप उनका चुनावी प्रबंधन देखें या उनकी जिम्मेदारी देखें संगठन में, तो छत्तीसगढ़, जिसको ये कहा जा रहा था कि नहीं साहब सबसे मुश्किल है चुनाव जीतना, वो उसके प्रभारी थे। और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ माननीय मोदी जी, माननीय अपने बड़े नेताओं के नेतृत्व में नवीन जी ने वहाँ चुनाव प्रबंधन देखा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सरकार उन्होंने बनवाई। अब बात इस चीज़ की है कि उनसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो हम लोग जहां अपनी पुरानी पीढ़ी से बहुत कुछ सीखते हैं, नए लोगों को भी आगे ला रहे हैं ताकि पार्टी में एक सतत प्रक्रिया और एक कंटिन्यूस लीडरशिप बनी रहे। और जहां तक बात, मान लीजिए नितिन नवीन जी हैं, उनसे सीनियर लोग हैं पार्टी में, तीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। आदरणीय गडकरी जी हैं, आदरणीय राजनाथ जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय नड्डा जी हैं। तो उन्हें अगर किसी से कोई मशवरा करना होगा तो एक फ़ोन कॉल करेंगे और सबसे बातें डिस्कस कर लेंगे। तो उनके साथ जहां हमारे सीनियर का आशीर्वाद है, युवा सोच है, तो निश्चित रूप से हम सब मिलके पार्टी को और इस राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना जी। उस ओर ये कदम है। और आज भारत जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा है, पूरे विश्व की निगाह भारत की ओर है। आप देखिए, अगर आप ग्रोथ का अगर देखें तो किसी भी राष्ट्र की ग्रोथ इकोनॉमिक इतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी भारत की हो रही है। और भारत के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। और इस युवा आबादी को अगर हम अच्छे काम में लगा देंगे, नीतियों के निर्धारण अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से हम बेहतर एक भारत का निर्माण कर पाएंगे, जिस ओर हम लगातार अग्रसरित भी हैं। सवालों को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कटाक्ष सीधे बात ना कह के कह दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे सवालों में क्या रहता है कि बीजेपी के अंदर हमारे पास लोगों की भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ना हमारे पास संगठन से जुड़े हुए हो, जिलाओं से जुड़े हुए हों, क्षेत्रीय टीम से जुड़े हुए हों, या जो अपनी मंशा है। आज के समय पे तो 27 का चुनाव आने वाला है। अभी कुछ समय पहले बंगाल का चुनाव आपको पता ही है किस तरीके से आपकी पार्टी ने पूरी तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से बम्पर राज्यों में आप सरकार बनाते चले जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1-2 ही राज्य बचेंगे, 2-4 राज्य आपकी सब तरफ एक तरफा सरकार बनती चली जा रही है पार्टी की। कुछ लोग कहते हैं कि एकदम जैसे बंगाल के अंदर अभी देख रहे हैं, बंगाल के अंदर जितना भी पार्टी है वो कहीं ना कहीं खत्म, यानी टीएमसी का नाम ही खत्म होते चला जा रहा है। जितने भी पार्टी के उनके नेता हैं वो कहीं ना कहीं आपको समर्थन दे रहे हैं, दूसरी पार्टियों में भाग जा रहे हैं। लेकिन वो जो जितने भी नेता थे वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं किसी करप्शन में इन्वॉल्व थे। अगर वो नहीं आते तो उन पर ईडी, सीबीआई, ये सब मशीनरी आपकी पार्टी बढ़िया इस्तेमाल कर रही है, ये विपक्ष कहता है। अचानक अब वो पार्टी में आ गए तो क्या आपकी पार्टी उनको, अब तो वो मतलब एक लगातार मीडिया में चलता भी रहता है कि वॉशिंग मशीन बोल दिया जाता है। कोई बाहर का आता है, अगर आपकी पार्टी ज्वाइन करता है और वॉशिंग मशीन में डाला और धुल गए उसके सब पाप। अचानक अब आप पार्टी आप ज्वाइन कर चुके हैं, कई सारे लोग अचानक टूट के आ चुके हैं। तो क्या बीजेपी, जो पुराने लोग जो ऑलरेडी है, उनकी जांच होगी या उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको माफ कर दिया गया है? मतलब ये लोग पूछ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जी। और उस विचारधारा पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। और अगर कोई भी व्यक्ति हमारी विचारधारा से सहमत होता है तो उसका पार्टी में स्वागत है। जहाँ तक करप्शन की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। माननीय मोदी जी का बड़ा स्पष्ट संदेश है, देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें आवश्यक है कि जो लोग नीति निर्धारक हों, जो लोग सरकार में हों, उनका चरित्र बेदाग होना चाहिए। वो लोग अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ अच्छा सरकार भी चलाएं, ऐसी अपेक्षा माननीय मोदी जी की रहती है। उसी क्रम में बहुत सारे लोगों को बेहतर चार्ज भी दिया जाता है।
बहुत सारे लोगों को हटाया भी जाता है। और ईडी सीबीआई इस प्रकार का कुछ है नहीं। लोग हताशा में बोलते हैं। जिन जिन के यहाँ ईडी सीबीआई हुई, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सब दूध के धुले थे। उनकी कैसी छवि थी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। और उन लोगों के यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिला है कि जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनके यहाँ जो ईडी या सीबीआई या जिन भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का उनके यहाँ रेड हुई वो ठीक हुई। मतलब चलिए ठीक है, क्योंकि मेन आपने बात बता दी। अब हम उत्तर प्रदेश के संगठन की तरफ को आ जाते हैं, क्योंकि नितिन नवीन जी के बारे में और बंगाल चुनाव के बारे में हुई आपने अपनी बात को मैंने कुछ पूछा। प्रदेश के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो यूपी बीजेपी चीफ हैं पंकज चौधरी जी भी हैं राष्ट्रीय, और जो संगठन के महामंत्री हैं प्रदेश के वो धर्मपाल सिंह जी भी हैं। ठीक है, अभी संगठन में बदलाव यानी कि जिले का जो संगठन है वो पूरा हो चुका है, मतलब लगभग जिले चेंज हो चुके हैं। प्रदेश में क्षेत्रीय टीम जो है अभी यानी कि क्षेत्रीय टीम क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार तमाम नाम की चर्चाएं चलती रहती हैं, क्षेत्रीय टीम को लेकर तमाम, क्योंकि चुनाव से पहले कराना है। अभी मंत्रिमंडल आपका एक्सटेंशन भी हुआ था, यूपी एक्सटेंशन हुआ था, क्योंकि यूपी एक्सटेंशन जब होने से जो ऑलरेडी यानी कि दिल्ली के जो बीजेपी चीफ बने हैं वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी के जो बीजेपी चीफ है वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये मंत्री पद कहीं ना कहीं मतलब संगठन में एक ही जिम्मेदारी रहती है, आपकी बीजेपी की पॉलिसी है। तो यूपी में तो कैबिनेट एक्सटेंशन मतलब मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश यानी भारत यानी कि अपने देखा जाए तो सेंट्रल में कैबिनेट विस्तार होना है। किस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या आपको लग रहा है कब तक इसके होने की उम्मीद है? तो हमारा जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है जी वही बता सकता है जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि पार्टी बहुत सारे एंगल्स पे सोचती है और जो लोग जहां जिस भी रोल में फिट बैठते हैं उनको वहां पे दायित्व दिया जाता है। जो लोग सरकार में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उनको सरकार में लाया जाता है, जो लोग संगठन में बेहतर कर सकते हैं उनको संगठन में लाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है मंथन में। जब बड़ी पार्टी होती है तो उसमें विचार विमर्श थोड़ा ज़्यादा होता है और शीर्ष नेतृत्व पे जिम्मेदारी भी होती है कि जो भी वो निर्णय लें वो बहुत बेहतर निर्णय लें। तो उसमें कई बार थोड़ा बहुत समय लगता है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश का आपने खुद भी बताया, पूरे प्रदेश ने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 7 टर्म के लोकसभा के एमपी रहे हैं, उनका अनुभव पार्टी के जरूर काम आ रहा है। हमारे महामंत्री संगठन दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे लगता है 17-18 घंटे महामंत्री संगठन जी का काम रहता है। पार्टी पूरी तरह से सतत प्रक्रिया में है जनता की सेवा। बहुत सारे दल ऐसे हैं जब चुनाव की घोषणा होती है तब वो चुनाव में जाते हैं। जनता पार्टी 24/7 जनता की सेवा करती है और मुझे लगता है जो जन सेवा हम लोग कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के नेताओं के माध्यम से, वही चुनाव में हमारी जीत का एक मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बीजेपी के थोड़ा ना क्षेत्रीय टीम के बारे में, क्योंकि क्षेत्रीय टीम बनने लगातार कहीं ना कहीं मतलब रहता है, एक जोश बना रहता है। क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए पश्चिमी यूपी के जो बीजेपी क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया हैं, उनका कार्यकाल भी चेंज होना है, नया क्षेत्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। तो समीकरण में देखा जाए तो कई सारे नामों पर अटकलें रहती हैं। आपको लगता है कोई ऐसा नाम जिसको लेकर नाम में चर्चाएं चल रही हों इस समय पे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष इसको बनाया जा रहा है? कहा ना जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ही नहीं पता है तो क्षेत्रीय अध्यक्ष का नाम कहाँ से आएगा? आपने बात बिल्कुल सही पकड़ी है। चलिए, आपने क्योंकि पार्टी के बीच में ना कहीं एक लाइन वो रहता है, जैसे आप राज्यसभा सांसद रहे, ठीक है, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि नौकरशाही जो है ना, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो है, क्या जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा ताकतवर है? उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं आपके ज़िले में भी मैंने देखा है कि नंदकिशोर गुर्जर वर्सेस कमिश्नर रहा है, लगातार उनके तमाम ऐसे वीडियो रहे हैं, तमाम ऐसा उन्होंने का बार रहा है, उन्होंने तमाम अधिकारियों को लेके भ्रष्टाचार से लेके पूरा उन्होंने एक वो उठा रखा था, बीड़ा उठा रखा था। और आप अलग अलग जिलों में भी देखता हूँ, क्योंकि हम तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे रिपोर्टर्स स्टिंगर्स होते हैं जगह जगह हर जनपद के अंदर है।
तो ग्रुपों में हम देखते रहते हैं कहीं ना कहीं हर विधायक के मन में, हर क्षेत्र, और विधायक तो छोड़िए, संगठन के मन के जो संगठन के भी पदाधिकारी हों, चाहे वो जिलाध्यक्ष से नीचे की बात कर रहा हूँ, उपाध्यक्ष हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं आज के समय पे जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, वो आपकी सरकार में बहुत हैवी है। ये आपकी पार्टी के लोग अंदर कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा कहते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। जी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जी। कई बार क्या होता है, हमारी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, जी। तब दिक्कत आती है। और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है या वो जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेता है और फिर उचित कार्रवाई की जाती है। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनप्रतिनिधियों पर भारी है। ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है। एक्चुअली हकीकत ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों में ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्रश किया गया, उनको दबाव दिया गया कि आप गलत सही जो हम कह रहे हैं वो करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी संस्कृति नहीं है। हम किसी भी गलत काम को कराने के लिए नहीं कहते। वो जनता को कई बार ऐसा लगता है कि अरे साहब मेरा ये काम है, उनको खुद भी पता होता है कि साहब ये काम उतना ठीक नहीं है जितना वो बता रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर करते हैं। हम लोग भी कहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग का बड़ा स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कोई भी ऐसा काम जो गलत है वो नहीं करना है। और इसलिए कई बार लोगों को उस प्रकार की, जैसा आपने कहा है, फीलिंग आती है। बट ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रही है। तो जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, सब अपना बखूबी काम कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको प्रेशराइज किया? आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या था आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब अपना अपना जिम्मेदारी है सबकी और सब बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, आपने सवाल मेरे से भी कहा कि आपसे कभी किसी ने कहा, मैं तो ऑन कैमरा, ये रिकॉर्डेड है, मैं यूँ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी विचारधाराओं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मीडिया पे लेके भी तमाम विपक्ष के नेता जो हैं, मीडिया को भी एक पार्टी बना रखा है। अगर कोई कुछ भी बोल दे, जो पक्ष में बोल दे, ना बोल दे, तो उनके यहाँ पे भी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो रही हैं। प्रकार की बातें बोलते हैं। जी। अगर उनके हिसाब से चीज़ें करते रहो तो ठीक, और अगर आप निष्पक्ष चीज़ें कहें तो गलत। विपक्ष इस समय इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, और वो बस किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना ही हनन करना पड़े, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाना पड़े, मीडिया पे आरोप लगाना पड़े। अपनी कार्यशैली तो देखें, उनके कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से आचरण रहा है वो तो देखें। आज वो जनता के बीच में जाते हैं, उनके पास मुद्दा क्या है, इसलिए चुनाव हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर कार्यशील है, और हमारा कार्यकर्ता 24/7 जनता की सेवा करता है, इसलिए हम लोग चुनाव जीतते हैं। आप देखिए, अभी बंगाल में सब लोगों ने विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। हारते क्यों पार्टी टूट गई? क्योंकि कोई विचारधारा नहीं थी। जनता उनके जो टीएमसी के नेता हैं उन पे अंडे फेंक रहे। जैसे आपके सवाल को रोक रहा हूँ, इस चीज को तो तमाम ये सवाल चल रहे हैं कि आपकी जो मशीनरी है उसके डर की वजह से टूट गई, क्योंकि सबको जेल जाना पड़ता अगर मशीनरी इस्तेमाल हो जाती तो। ऐसा है, ये सब वो लोग बोल रहे हैं ना, विपक्ष वाले। ये सवाल ये इसीलिए तो ये वो इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव हार गए जी। अब क्या बोलें भाई? आपको अपने आप को, अब जैसे चुनाव हारते हैं, वही ईवीएम से जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक, जब हार जाते हैं तो ईवीएम। यस, अभी कांग्रेस पार्टी केरला में चुनाव जीती ना जी, वहाँ ईवीएम ठीक है जी। जहाँ चुनाव हार गए वहाँ ईवीएम गलत है जी। और बहुत, अब जैसे टीएमसी की सरकार थी बंगाल में, जिस समय तक चुनाव हुआ उस समय तक तो उनका प्रशासन था ना जी, तो हम लोग कैसे गलत कर सकते थे? जी। गलत तो अगर कुछ करने का स्कोप था भी तो उनके पास था, लेकिन जनता त्रस्त हो चुकी थी ममता जी के राज्य में, इसलिए उसने इतना ज़बरदस्त वोट किया
और आज उनके जो नेता हैं उनकी कारगुजारियाँ सामने आ रही हैं और जनता के बीच में जाने लायक नहीं है वो लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा होता है तो ये ठीक है ना, बाद में तो ईवीएम पे ठीकरा फूटता ही है। तो इस समय हमारे बीजेपी में यानी कि देखा जाए तो 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं, स्टेट के राज्य के चुनाव होने हैं, और इसको लेके आपकी पार्टी ने कमर कस रखी है। क्योंकि एक आपकी ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको हम लोग बड़ा देखा है, एनालिसिस किया है, लोगों की भी विचारधारा है, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, जानते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपकी एक पार्टी ऐसी है कि आज चुनाव हुआ तो कल दूसरे राज्य का कराना हो तो आपकी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। ये पार्टियां जो छोटी पार्टी अलग पार्टियां ये वैकेशन पे चली जाती हैं। यही कारण है कि इनकी तैयारियां बाद में ठीकरा फोड़ते रहते हैं। तो चुनाव की आपकी तैयारियां जो जो मुझे लगता है मैसेज भी दे दिया गया, क्या चुनाव आपको लगता है कि तय समय पे होंगे या उससे पहले हो सकते हैं? ऐसा कोई इस तरीके नहीं, का? मुझे कोई ऐसा कारण लगता नहीं है कि तय समय से पहले चुनाव होंगे। जी। चुनाव समय पे होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हम्म। और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय योगी जी का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लोगों को बेहतर हुआ है, तो कोई कारण नहीं कि हमारी सरकार बेहतर बहुमत के साथ रिपीट ना हो। चलिए, क्योंकि इस समय बीजेपी में सभी लोग अपनी अपनी पैरोकारी में लग जाते हैं, क्या भाजपा में टिकट पाने के लिए लोकप्रियता ज़्यादा जरूरी है या राजनीतिक समीकरण? क्योंकि चुनाव का, उत्तर प्रदेश के चुनाव का समय है इस समय पे, इस सवाल का कि क्या लोकप्रियता ज़्यादा जरूरी है या राजनीतिक समीकरण? आपकी पार्टी की लाइन टिकट मतलब टिकट डिसाइड कैसे करती है? कभी इस चीज़ में डिस्कस, क्योंकि आप ऑलरेडी डायरेक्ट चुने गए हैं, आपने टिकट नहीं लिया है, अब अचानक एक ऐसा मैसेज आता है आपके प्रदेश से या वो होता है कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं इसी क्वेश्चन का मतलब मैं आंसर जानना चाहता हूँ। कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जी। उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि चुनाव जीतना है। बिल्कुल। तो जो जिताऊ कैंडिडेट होता है जी। उसको हम लोग चुनाव में उतारते हैं। जी। जिताऊ कैंडिडेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उसका कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय हो, उसकी छवि अच्छी हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, तो वैसा ही कैंडिडेट जिताऊ हो सकता है और जो जिताऊ होता है उसी को पार्टी टिकट देती है। तो यानी कि आप देखा जाए तो लोकप्रियता वालों के लिए देते हैं, राजनीतिक समीकरण नहीं देखते हैं आपकी पार्टी? मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता होता हो, लेकिन मुझे लगता है कैंडिडेट की अपनी अगर उसकी मेरिट्स हैं तो उसको टिकट मिल जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहाँ मेरिट के आधार पे टिकट दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मंत्री और एमएलए एमपी बने हैं जिनका अगर आप पास देखें तो कुछ भी नहीं है। हमारी अभी एक वेस्ट बंगाल का ही आपने जिक्र किया, हमारी एक ऐसी बहन एमएलए बनी है, मंत्री बनी है, जो घर घर जाके बर्तन साफ करती थी। तो बाकी किसी पार्टी में ये संभव है? नहीं संभव है। पॉपुलैरिटी नहीं, इसको राजनीतिक समीकरण बोला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक समीकरण और पॉपुलैरिटी मुझे लगता है एक बहुत थिन लाइन है। उसकी पॉपुलैरिटी तो हो ही नहीं सकती जो घर घर जाके बर्तन साफ करते हैं। जनता को तो उन पे विश्वास रहा ना, और जनता ने जिताया। जी। चलिए, खैर ये सवाल जो था वो इसलिए था क्योंकि लोग क्या है ना, चुनाव के समय पर टिकट को लेके अपने तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अरुण सिंह जी से भी रखा था, मुख्यालय प्रभारी हैं वो, कि भाई टिकट में इंटरव्यू जैसे लेते हैं, आप टिकट लेते हैं तो टिकट देने की प्रक्रिया क्या होती है, उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया था। खैर, क्योंकि क्योंकि बहुत समय से हम लोग बात कर रहे हैं और आपका समय भी कीमती है, मैं बस क्वेश्चन नहीं रहे हैं मेरे, 1-2 क्वेश्चन ही रहे हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चनों के बीच में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर अनिल अग्रवाल एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, राजनीति में हैं और बीजेपी के राज्यसभा एमपी रहे हैं। अचानक आप अपना एक ऐसा कोई किस्सा बताइए, अनसुना किस्सा बोलते हैं हमारे यहाँ पॉडकास्ट में, जो सबसे ज़्यादा देखते हैं लोग, जो ऑफ कैमरा अभी तक किसी को, यानी कि आपने किसी के साथ चर्चा नहीं करी, वो सिर्फ राजनीतिक से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो मोदी जी से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो योगी जी से जुड़ा, या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से, जो अचानक आपकी और उनकी ऐसी कोई बात होती है, या कोई ऐसा किस्सा जो आप पब्लिक के बीच में कहना चाहें, अनसुना किस्सा जिसको सब सुनेंगे बाद में, कोई ऐसा किस्सा बताइए। देखिए, 2019 का चुनाव हो चुका था जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी जी। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके थे जी।
और ये बात है जुलाई एंड की। जी। अचानक एक दिन पार्टी से, जब मुझे भी एमपी बने हुए 1 ही वर्ष हुआ था, जी, जी। तो अचानक पार्टी की तरफ से एक मैसेज आया कि अभी 2 दिन की कार्यशाला होगी। तो सभी लोग कार्यशाला में थे। जी। जब दोपहर का लंच हुआ जी। तो सभी लोग लंच के लिए गए, सारे एमपी थे। कार्यशाला कहाँ थी? दिल्ली के अंदर थी? दिल्ली के अंदर, जी। पार्लियामेंट एनेक्सी में। जी, जी। तो जब लंच हुआ जी। तो सबकी सीटें तय थी कि भाई कौन कहाँ, स्पेशली जो नए नए एमपी थे। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे उस समय के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ बैठ के मैं लंच करूं। बहुत बढ़िया। जी। तो उनकी चेयर के बिल्कुल बराबर में मेरी चेयर थी। जी। और मेरे लिए एक बहुत ही सुखद और बहुत बड़ा अनुभव था जी। कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे गृह मंत्री के साथ बैठ के लंच कर रहा हूँ। जी। और पूरे समय लगभग 20-25 मिनट का समय रहा होगा लंच का हम लोग का। इतना अच्छा उनका बिहेवियर था, इतना अपनापन का बिहेवियर था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक देश के इतने बड़े नेता के साथ लंच कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद ये किसी और पार्टी में संभव नहीं। जी, जी। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही मतलब मेमोरेबल भी हैं। जी। और हमें इस चीज़ का गर्व भी महसूस होता है। चलिए, खैर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक ऐसा किस्सा बताया कि उस समय पे, क्योंकि गृह मंत्री की कार्यशैली और गृह मंत्री का नाम और गृह मंत्री का ब्रांड कोई अमित शाह छोटा बड़ा नाम नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेताओं में से गिने चुने नंबर 2 पे नाम आता है उनका। तो आपने एक ऐसा किस्सा बताया जो एक गाजियाबाद के लोगों के लिए, आपके बीच के लोगों के लिए, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं एज ए जनप्रतिनिधि, जिनका नेतृत्व करते हैं, उनके लिए जानना जरूरी था ये किस्सा जो आपने बताया, क्योंकि हिडन किस्से होते हैं, हर किसी को इस बारे में नहीं पता होता है। अब एक हमारा पॉडकास्ट का लास्ट जो सेशन होता है वो हम उसे बोलते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर में क्या होता है कि मैं आपको एक शब्द में क्वेश्चन में आपको एक सवाल में जवाब देना होता है। तो मैं 5 सवाल आपसे करूंगा, उनको आपको एक शब्द में जवाब देना होता है। ठीक है, तो शुरू होता है। आप जैसे मोदी जी के लिए एक शब्द में बताइए। मुझे लगता है बहुत ही परिपक्व और देश सेवा के लिए समर्पित। योगी जी के लिए एक शब्द। सनातन के लिए समर्पित, अच्छे कुशल प्रशासक। गाजियाबाद के लिए एक शब्द। एक शहर जो प्रगति की ओर अग्रसर है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत। कार्यकर्ता। 2027 में चुनाव आप किस तरफ देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से सरकार बनाए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने सब सवालों का जवाब, जिस तरीके से एक सवालों का एक सेगमेंट होता है, सवालों के बारे में जानना होता है, बहुत ही सौम्य, बहुत विचार, जो बोलते हैं ना कि जो आपकी विचारधारा है, संघ की विचारधारा है और जो पार्टी की विचारधारा है, उस लाइन को आपने सेट रखा। आप जिस तरीके से आपके बातों में बारे में सुना था, जिन चीज़ों के बारे में मैंने जाना था, आपने हर सवाल का एक, कहते हैं, सटीक जवाब दिया, संतुलन जवाब दिया। कोई भी, मैंने कई सवाल ऐसे करे जिन सवालों में आप जवाब मैं चाहता था, लेकिन उन सवालों को भी आपने संतुलन रखा। यही एक राजनीति की पहचान कही जाती है और यही एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी की पहचान कही जाती है। आपके इंटरव्यू, आपके पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने देखी, जो एक सरल और सौम्य और उसके साथ साथ बहुत बड़ी विचारधारा को सीखने के बाद ही इस तरीके के सवालों को लोग जवाब दे पाते हैं। आपने हमें बहुत कीमती अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।